नमस्ते दोस्तों। कहानी रेडियो में आज प्रस्तुत है संतोष श्रीवास्तव की कहानी अपना अपना नर्क। संतोष जी भोपाल भारत में रहती हैं और उनके द्वारा रचित विमर्श, संस्मरण, लघु कथा, साक्षात्कार और आत्मकथा की अब तक 22 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। 4 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और 18 प्रादेशिक पुरस्कारों से सम्मानित संतोष श्रीवास्तव केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार मित्रता संघ की मनोनीत सदस्य भी हैं। द संडे इंडियन द्वारा प्रसारित 21वीं सदी की 111 हिंदी लेखिकाओं में संतोष जी का नाम शामिल है। वर्ल्ड लिटरेरी फोरम फॉर पीस एंड ह्यूमन राइट्स भूटान ने इन्हें इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ पीस का स्टेटस दिया है। वर्तमान में संतोष जी हेमंत फाउंडेशन और अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच के लिए कार्यरत हैं और साथ ही स्वतंत्र पत्रकारिता भी कर रही हैं। अपनी कहानी को हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए संतोष जी का आभार। तो चलिए शुरू करें कहानी। दीवान पर पीठ के बल लेटा, दोनों पैरों को दीवार पर शीर्षासन जैसे ताने, शिशिर नाटकीय अंदाज में अपनी पसंदीदा किताब धीमी आवाज में पढ़ा करता। जिस्म की छुअन के बिना रूह की छुअन बेमानी है। इश्क पहाड़ के सबसे ऊंचे शिखर पर गिरती शफ़ाक चमकीली बर्फ है, अनछुई, अद्भुत। सामने झील पर मंडराते परिंदों में अब कहीं खंजन पक्षी नहीं है। वे सारे के सारे खंजन मेरी महबूबा के नैनों में समा गए। तब कमरे में बसंत उतर आता था। अब धुआंई उदासी पूरे कमरे में फैल चुकी है। दीवान हटा दिया गया है और उस जगह रखे हवन कुंड में घेरा बनाकर बैठे तमाम रिश्तेदार, सगे संबंधी आहुतियां डाल रहे हैं। आज शिशिर की बरसी है। छलछलाई आंखों से सरोज देख रही हैं। मीनाक्षी के हाथों में हवन सामग्री, उदास चेहरा, टपकती आंखें। हवन की लपटों में मानो खुद भी सुलग उठी सरोज। अगर वे भाग्यशाली होती तो यह दृश्य होता शिशिर की और मीनाक्षी की शादी का, कि जिस दिन के इंतजार में वह रोज ही कोई ना कोई प्रोग्राम बना लेता। मैं शिप पे रिसेप्शन करूंगा, समुद्र में 5 मील अंदर शिप ले जाकर। निकी हंसती, तुम तो आसमान में करना शादी, हेलीकॉप्टर पर। फिर आपका क्या होगा बुआ? हेलीकॉप्टर में तो मैं और मीनाक्षी ही बैठ पाएंगे। निकी के साथ शिशिर की खनकती हंसी पूरे घर में गूंजती रहती कि पीछे से किसी ने उसके दोनों कंधों को दबाया। भरी भरी आंखें छलक पड़ी और साल भर पहले की वह हाहाकार करती शाम याद आ गई। मेहमानों को विदा कर वह डिनर की तैयारी करने उठी थी कि फोन की घंटी बज उठी। हाथ में पकड़ी सब्जी की ट्रे थामे हुए ही रिसीवर उठाया। कोई अजनबी आवाज घबराई हुई सी। हेलो, शिशिर के डैडी हैं? जी, आप कौन? मैं नेरल से बोल रहा हूँ, जरा शिशिर के डैडी को फ़ोन दीजिए। जी, वो ज़रा बस स्टॉप तक गए हैं, कोई मैसेज हो तो बताएं। वो शिशिर का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कहाँ? कैसे? हाथ की ट्रे गिरने को थी कि झपट कर निकी ने रिसीवर ले लिया। उस व्यक्ति ने कहा, देखिए आप लोग तुरंत नेरल आ जाएं। वैन का पहिया फिसल गया था, सबको सिर पर चोटें हैं, 2 लोग सीरियस हैं। यहाँ का फ़ोन नंबर और पता नोट कर लें, जल्दी। निकी ने जल्दी जल्दी पता और फ़ोन नंबर नोट किया। सफ़ेद पड़ती रह रहकर कांपती सरोज को सोफे पर बिठाया और पूरी गंभीरता से बोली, घबराओ मत भाभी, शिशिर को कुछ नहीं हुआ है। सरोज फटी फटी आंखों से शून्य को टटोल रही थी। हथेलियां पसीज उठी। निकी दौड़कर उनके लिए पानी ले आई। हमेशा भाभी पर निर्भर रहने वाली निकी कैसे पुरखिन बनकर उन्हें संभाल रही थी। हालांकि उसके दिल की धड़कनें अपनी सीमा तोड़ने पर उतारू थी। उसका बेहद लाडला शिशिर न जाने किस हाल में होगा। हे सिद्धि विनायक, मेरे शिशिर को कुछ ना हो। मैं 11 मंगल निर्जला व्रत करूंगी। निकी ने आंखें मूंद कर मन्नत मांगी कि तभी राजेश आ गए। निकी ने सारा वाकया सिसकियों में सुना डाला। कांप उठे राजेश। जल्दी जल्दी नेरल फोन लगाया। लगातार एंगेज टोन। 5 मिनट लगे लाइन मिलने में। इस बीच निकी ने एक बैग में नैपकिन और पानी की बोतल रख दी। भैया, मैं भी चलूं?
निकी ने पूछा। लेकिन बोलने के लिए ज़बान कहाँ थी। सारी शक्ति, सारा हौसला पस्त सा हो रहा था। एक निकी ही थी जो उन दोनों को संभाले थी। कैसे पहुंच पाएंगे ये नेरल तक? अगर वह साथ जाए तो इधर भी तो कोई होना चाहिए। उसने वॉचमैन को कह टैक्सी मंगवाई। सरोज से अलमारी की चाबी ले 10,000 के नोटों की गड्डी उसके पर्स में ठूंस दी। न जाने कब कैसी ज़रूरत पड़ जाए। टैक्सी रवाना होते ही अकेले कमरे में रो पड़ी निकी। यह क्या हो गया? कितनी खुशी खुशी शिशिर अपने 10 अन्य दोस्तों के साथ वीकेंड पिकनिक के लिए माथेरन गया था। वह भी जाना चाह रही थी, पर शिशिर ने रोक दिया था। बोला, हम नेरल से ट्रैकिंग करते हुए माथेरन जाएंगे। आपसे ट्रैकिंग नहीं होगी बुआ, रेलवे स्टेशन की सीढ़ी तक तो आप चढ़ नहीं पाती हो। चल रहे बदमाश, मेरे जाने से तुम लोगों की मस्ती में खलल जो पड़ेगा। ऑफ कोर्स यू आर ग्रेट बुआ, सब समझ जाती हो जल्दी से। मुझे सब पता है। 4 लड़कियां भी जा रही हैं ना साथ में। ओह बुआ, शिशिर ने बुआ के गाल चूम डाले थे। पर मीनाक्षी नहीं जा रही है बुआ, देखना पछताएगी। पहुंचते ही मुझे फोन करेगा ना, निकी ने कहा था। शिशिर ने हमेशा की तरह हथेली फैलाई थी। 100 का नोट दो पहले, तब करूंगा फोन। और फोन आया भी तो ओह, न जाने कैसे हालात होंगे वहां के। न जाने कहीं अस्पताल भी होगा या नहीं। नेरल तो गांव है, न जाने कहाँ एक्सीडेंट हुआ है। सोच सोच कर बेहाल हो रही थी निकी। इस बीच वह भाभी के मंदिर से अपने गणपति उठा लाई थी और फोन के पास जमकर बैठते हुए लगातार प्रार्थना में डूबी थी। घड़ी की सुइयां मानो सरकना भूल गई थी। दुर्घटना की खबर सुन उनके पड़ोसी नेरल का फोन नंबर ले गए थे और आधे घंटे बाद जब वो लौटे तो उनके हाथ में सूप था। बोले, निकिता, वहाँ सब ठीक है, तुम यह सूप पीकर आराम करो, हम बीच बीच में फ़ोन करते रहेंगे वहाँ। सहारा पाकर निकी फूट फूट कर रो पड़ी। अभी तक भैया भाभी ने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? वे बहुत प्रॉम्प्ट हैं इस मामले में, कभी देर नहीं होती उनकी तरफ से। कहीं कुछ। पड़ोसी खामोश थे। उनके चेहरे की कैफियत सच्चाई बयान कर रही थी। निकी सहम गई, और सहम गई उसकी प्रार्थना, मन्नतें। गणपति पर से उसका विश्वास पतझड़ के पीले पत्तों की तरह झड़ गया। डालियां ठूंठ हो गई। सन्नाटे से भरे कमरे में फोन चीख पड़ा। झपट कर उसने उठाया। हाँ भैया, कैसा है शिशिर? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई? बोलिए ना भैया, आप चुप क्यों हैं? दिल दहला देने वाली खामोशी से भरा लम्हा सरका। निक्की और राजेश फूट फूट कर रो पड़े थे। निकी, यहाँ तो पोस्टमार्टम चल रहा है शिशिर का। एक घूसा सा लगा मानो दिल पर। भयंकर चीत्कार करती वह कटे पेड़ सी वहीं ढेर हो गई। रिसीवर हवा में झूल रहा था, और झूल रहा था इस घर का भविष्य अंधकार में। अभी 6 महीने पहले ही तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उच्चतम अंक प्राप्त कर मेधावी शिशिर को एक विदेशी कंपनी में बेहतरीन जॉब मिला था। बहुत खुश था वह। सरोज और राजेश का इकलौता बेटा शिशिर। शादी के कई साल बाद सरोज को शिशिर पैदा हुआ था। सरोज को शिशिर में मानो बेटी भी मिल गई थी और बेटा भी। अपने अध्यापन के दौरान सरोज इतनी व्यस्त रहती थी कि घर में कम ही समय दे पाती। देखते देखते खिलंदड़ा नटखट शिशिर कब बड़ा हो गया, कब उसने अपने नन्हे कंधों पर घर की जिम्मेदारियां ओढ़ ली, पता ही नहीं चला। उसने देखा था अपने अध्यापक माता पिता को सीमित आय में तमाम जिम्मेदारियों को ढोते। उसकी महंगी पढ़ाई, कानपुर में बाबा दादी की बुढ़ापे की बीमारियां, 3-3 कुंवारी बुआओं की सरकती उम्र, और हर महीने भेजा जाता मनी ऑर्डर। तमाम संघर्षों, आर्थिक जटिलताओं के बीच शिशिर ने समझ लिया था कि उसे जो करना है स्वयं करना है। उसकी आंखों में सपने थे। वह नई पीढ़ी का ऐसा युवक था जो हर दिन पूरा जीवन जी लेना चाहता था। जिंदगी मानो एक नशा थी और वह उस नशे में चूर था। महंगे महंगे बेहतरीन फैशन बुटीक के कपड़े और परफ्यूम वह अपनी हर सैलरी में खरीद लेता। महंगे शूज, महंगी रिस्ट वॉच, सन ग्लासेस, कैसेट, सीडीज। राजेश ने और सरोज ने कभी लोकल ट्रेन की प्रथम श्रेणी में सफर नहीं किया। हमेशा भीड़ में ठूसे, भीड़ का हिस्सा हुए,
वह दब पिस कर मीरा रोड से ग्रैंड रोड तक पहुंचते थे, लेकिन शिशिर ने नौकरी लगते ही फर्स्ट क्लास का पास बनवा लिया। सरोज बिगड़ पड़ी थी। एक पैसा तो तुम बचा नहीं पाते हो, थोड़ा जोड़ना भी सीखो। शिशिर कहता, अरे मम्मा, पास तो मुझे कंपनी ने दिया है, आने जाने का फर्स्ट क्लास पास और ऑफिस में दिन भर चाय कॉफी, चाहे जितनी पियो। और मम्मा जोड़ूं किसके लिए? मोटा बैंक बैलेंस कर लूं खुद को कमियों में रखकर, तरसा कर। ओह मम्मा, तुम पेपर तो पढ़ लिया करो रोज का। सरोज ने चकित हो शिशिर की ओर देखा। इसमें पेपर पढ़ने की क्या बात है? शिशिर बोला, पता है मम्मा, पेपर रंगे पड़े रहते हैं अंडरवर्ल्ड के लोगों की हफ्ता वसूली से। नहीं मानने पर गुलशन कुमार को गोलियों से भून दिया गया। मोटा बैंक बैलेंस वो गुड़ है जो डी गैंग के शूटरों को ततैया बर्रे की तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सरोज ध्यान से शिशिर के चेहरे को देखने लगी थी। क्या इसीलिए शिशिर इतनी सारी तनख्वाह पत्तों की तरह हवा में उड़ा देता है? क्या इसीलिए आज की पीढ़ी कमाने और खर्चने में विश्वास करती है? वीकेंड पर पार्टी, पिकनिक, फिल्म, महंगे महंगे रेस्टोरेंट, कान से सटा वॉकमैन, मोबाइल फोन, निश्चल खिलखिलाहट, ऐसी भरपूर कि सावन के घटा टोप बादलों के बीच चमकती बिजली भी शर्मा जाए। इस पीढ़ी को भविष्य की कोई चिंता नहीं। यह पीढ़ी आज में जीती है। और मम्मा, इन शूटरों से बच गए तो ट्रेन से गिरकर कट मरो। हर दिन हादसे, आज हैं कल नहीं। फफूंदी लगाने को और दूसरों के ऐश करने के लिए बैंक में पैसा जोड़ो। क्यों भाई? हमारा भविष्य तो आतंक की छांव तले पनप रहा है। बंदूक की नोक, रेल की पटरी और सड़क पर सहमा खड़ा है हमारा भविष्य। मम्मा, जानती हो, हर साल 80,000 जाने जाती हैं सड़क दुर्घटनाओं में। सरोज की पलकें झुक गई थी, शर्म से या अपनी बेहद व्यस्त दिनचर्या से, जिसमें सामने पेपर जरूर होता था, लेकिन मन में स्कूल की 9वीं 10वीं कक्षाओं का पोर्शन ठूसा होता। फला तारीख से परीक्षा है, फला तारीख तक पोर्शन खत्म कर देना है। यदि कोई हादसा होता तो स्टाफ रूम में उसे सुनने के बाद वे पेपर में पढ़ती। घर आकर टीवी ऑन करके न्यूज़ सुनती, जो सुन चुकी होती औरों के मुंह से। उसे इस तरह टीवी के पर्दे पर देख लेती और उनका यह बेफिक्र लड़का A to Z सारी जानकारी रखता है। बेवफा जिंदगी में खुशियां बटोरने, जीने और जीने देने की एक नई परिभाषा को लिए कितना खुश है शिशिर। एक वह है जो चींटी की तरह पाई पाई घसीटती जोड़ती रही, न खुद ढंग से जी पाई, न अपनी मर्जी का कुछ कर पाई। अपनी ज़रूरतों को मारकर धन जोड़ती रही। किस लिए? नाते रिश्तेदारों की वक्त बेवक्त उल जलूल फरमाइशों पर स्वाहा करने के लिए। ठीक कहता है शिशिर। उन्हें उसके सामने अपना व्यक्तित्व दाना दाना घसीटती कमजर्फ चींटी सा जान पड़ा। शिशिर को हर दिन किताबों से तरह तरह की इश्कियां लाइन पढ़ते रहने और रात 11 बजे सबके सो जाने पर फोन पर धीमे धीमे बतियाने से सरोज को शक हुआ। पूछने पर शिशिर ने बिना किसी दुराव छुपाव के बता दिया कि उसके साथ कॉलेज में पढ़ी मीनाक्षी से उसका इश्क चल रहा है। थोड़ी देर तो वे खामोश रहीं। जानती थी कि शिशिर का निर्णय गलत नहीं होता। मीनाक्षी प्रतिष्ठित परिवार की खूबसूरत लड़की है, इनकार की कोई वजह भी नहीं। प्रश्न अगर उठा भी तो मीनाक्षी के महाराष्ट्रियन होने पर ही उठ सकता है। वे दकियानूसी विचारों की नहीं है, लेकिन शिशिर के बाबा दादी की सहमति जरूरी है। पूरे महीने भर बाद जब संपूर्ण परिवार ने शादी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया तो उन्होंने शिशिर को बुलाकर अपनी सहमति प्रकट कर दी। चहक उठा वह, उनके पैर छूकर लिपट पड़ा उनसे। सरोज बहू की कल्पना में खो गई। एकाएक रो रो कर बेहाल हुई निक्की को याद आया, मीनाक्षी को तो खबर कर दें। लेकिन वहां घंटी बज रही थी, कोई उठा नहीं रहा था फोन। चौथी बार लगाने पर मीनाक्षी की आजी ने मराठी में बताया कि मीनाक्षी अपने मम्मी डैडी के साथ नेरल पहुंच चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि उन घूमने गए 11 लोगों में से अनूप और रेखा बच गए हैं, लेकिन रेखा के बचने की उम्मीद नहीं के बराबर है। सुबह सुबह शिशिर को लेकर सरोज, राजेश, मीनाक्षी और भी न जाने कितने सारे लोग घर लौट आए थे। हाँ, शिशिर मर चुका है। न हिल-डुल रहा है, न कुछ बोल रहा है। हमेशा रेस्टलेस रहने वाला कितनी शांति से चिरनिद्रा में लीन है। देखते ही निक्की बेहोश हो गई और पूरा घर दुख के महासागर में डूब गया। सरोज न रो रही थी, न किसी से कुछ बोल रही थी। आंखें फटी, शून्य में टकटकी, मानो उस अदृश्य सत्ता से सवाल कर रही थी कि क्यों किया ऐसा? क्यों सुख की थाली परोसते ही छीन ली?
क्यों लूट लिया जिंदगी का उजाला और क्यों अंधेरे में झोंक दी बाकी की उम्र? अनूप की तरह शिशिर क्यों नहीं बच सका? हाँ, अनूप ही बच पाया है। रेखा भी 2 घंटों तक मौत से संघर्ष कर चल बसी थी। एक साथ इतनी जवान मौतें। कैसा रहा होगा वह क्षण जब वैन कुलाटी खाती, हंसती खिलखिलाती जिंदगियों को लिए गहरी घाटी में गिरकर चकनाचूर हो गई थी। कुछ के चेहरे पहचानने भी मुश्किल थे। शिशिर के ब्रेन की हड्डी टूट गई थी। खून उबल उबल कर आंख कान नाक से बह चला था। फेफड़े सिकुड़ गए थे। एक डरावनी मौत झेलकर भी शिशिर के चेहरे पर मासूम शांति बिखरी थी, मानो कह रहा हो, मैं ना कहता था मम्मा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं। सहसा सरोज बेतहाशा बिलखती हुई शिशिर के सीने पर जो गिरी तो फिर हफ्तों नहीं उठी। बुखार ने दबोच लिया उन्हें। सदमे के कारण बुखार उतर ही नहीं रहा था। सारे शरीर में दर्द और सूखी खांसी। अनूप की मां देखने आई उन्हें, बोली, सब्र कीजिए मिसेस वर्मा, वह दिव्य आत्मा थी, अधिक दिन तक कैसे रहती दुनिया में। सरोज कहती, काश शिशिर भी बच जाता, जैसे आप अनूप को संभाले हैं मैं भी संभाल लेती, कम से कम नजरों के सामने तो रहता। मीनाक्षी कहती है कि हाथ पैर टूट जाते तो टूट, कम से कम शिशिर के होने की तसल्ली तो रहती। अनूप की मां उनके कंधे से लिपटकर रो पड़ी, बोली, सिर पर गहरी चोट लगने से दिमाग में खून जम गया था अनूप का, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा। पूरा सिर घुटा हुआ, पट्टियों से बंधा, गाल सूजे, आंख के नीचे चोट के फफोले, सेलाइन, खून चढ़ाने वाली नलियों से बिंधे हाथ। नहीं सहन होता मुझसे ये सब। तसल्ली रखिए, सांस बची है, शरीर भी वापस आ जाएगा। बुखार उतरते ही मैं देखने आऊंगी उसे। सरोज सोचने लगी, काश शिशिर भी जिंदा होता तो जिंदा रहते मीनाक्षी के सपने। शिशिर के रहते उनके परिवार ने मीनाक्षी को ऐसे अपना लिया था मानो वह उस घर की बेटी हो। तीज त्योहार में वह आती तो सरोज उसे उपहारों से भर देती। चौके में मीनाक्षी निकी और शिशिर के साथ नाश्ता, लंच या डिनर तैयार कर रही होती तो तीनों की खिलखिलाहट पेपर जांचती सरोज के कानों में मिश्री घोल देती। उन्होंने तय कर लिया था कि वे मीनाक्षी के साथ सास का नहीं बल्कि दोस्ती का रिश्ता रखेंगी। मीनाक्षी है भी इसी काबिल। उसके गुणों से सारे नाते रिश्तेदार, पड़ोस, मित्र रश्क करने लगे थे। तभी तो निकी कहती है, नजर लग गई हमारे शिशिर को। सफेद कपड़ों से ढके शिशिर के पैरों को कई घंटों से दबाती मीनाक्षी सहसा अपने डैडी को सामने देख सिसक पड़ी थी। डैडी, बगा काहे झाला? वह यह भूल गई थी कि शिशिर की मृत देह को एम्बुलेंस में अपनी गोद में रखे उसके डैडी ही थे। वह यह भी भूल गई थी कि शिशिर अभी उसका पति नहीं हुआ था। उसने दाहिने हाथ में पहना कांच का कड़ा उतारकर शिशिर के पैरों के पास रख दिया था। शाम को जब उसकी सहेलियां उससे मिलने आई तो वह बदहवासी घूम घूम कर उन्हें घर दिखा रही थी। यह हमारी अलमारी, मेरी और शिशिर की, यह हमारे मखमली चादर, कंबल, गिलाफ, इन्हें शिशिर जम्मू से लाया था। और ये देखो उसकी पसंद के अचार, मिर्ची का अचार उसे बहुत पसंद था। फिर डबडबाई आंखों से जबरदस्ती हंसते हुए बोली थी, उस दिन पराठे के एक कोर में पूरी मिर्ची खा गया था शिशिर और सी करता भागा था सिंक की ओर, पर नल में पानी ही नहीं था। उस दिन पानी की स्ट्राइक जो थी। सहसा निकी ने उसे सीने से लगा लिया था। सरहदें केवल 2 देशों के बीच ही नहीं होती, सरहद मृत्यु और जीवन के बीच भी होती है। इस पार जीवन, उस पार मृत्यु, और मृत्यु के बाद की अनजानी राहें। मीनाक्षी ने यह सरहद ही मिटा डाली थी। जिंदगी में मौत को जी रही थी मीनाक्षी। अफसोस था तो बस इस बात का कि वह शिशिर के साथ क्यों नहीं माथेरन गई। तब या तो वह शिशिर के साथ होती या शिशिर उसके। पता है बुआ जी, जिस लड़की के कारण ट्रैकिंग का प्रोग्राम कैंसिल कर सब वैन में बैठकर जा रहे थे, उसका जबरदस्त मृत्यु योग था। नहीं मीनाक्षी, मृत्यु योग तो हमारा था, हमारी जिंदगी हमसे छिन गई, निकी ने कहना चाहा था, पर मीनाक्षी के चेहरे की मायूसी ने उसे खामोश कर दिया था। समय कहाँ रुकता है। सांसों के बोझ तले हांफते राजेश और सरोज धुआं धुआं जी रहे थे। अक्सर अनूप की मम्मी या पापा से भेंट हो जाती। अक्सर वे अस्पताल चले जाते अनूप को देखने। 24 साल का जवान हट्टा कट्टा अनूप 10 महीनों की जानलेवा पीड़ा को झेलता
सूख कर कंकाल मात्र रह गया था। चेहरे पर मुर्दनी छाई रहती, जीवन का संकेत देती सांसें ही यह विश्वास दिलाती कि वह जिंदा है। खाना भी नलियों के सहारे, पानी भी नलियों के सहारे, नलियों पर टिके इस जीवन को जिंदगी देने के लिए कमर तोड़ महंगाई में पाई पाई खर्चते अनूप के माता पिता। सारे गहने बिक गए, बैंक खाली हो गया, कर्ज का बोझ बढ़ता गया। सरोज ने अपनी 1 महीने की पूरी तनख्वाह ही यह कहकर दे दी, लौटाने की ना सोचना, मेरे लिए शिशिर समान है अनूप। काश शिशिर होता तो वह अपना सब कुछ उसके इलाज पर न्यौछावर कर देती, पर उनका भाग्य ने साथ नहीं दिया। शिशिर के ऑफिस के सहकर्मी मिलने आते। अब शिशिर से ज्यादा अनूप की चर्चा होती। मांस का लौंदा बनकर रह गया है अनूप, एक जिंदा लाश। सरोज तड़प उठती, ऐसा मत कहो, वह जिंदा है। माता पिता के लिए यही क्या कम बड़ी बात है। यह आपका मोह है आंटी, पल पल मरने से तो शिशिर जैसी मौत भली, गिरे और खत्म। सरोज अंदर चली गई। कैसी भावना शून्य होती जा रही है युवा पीढ़ी। माता पिता के सामने ही बक देती है जो मुंह में आया। इतने लोगों में से अनूप का बचना कोई मामूली बात नहीं है। उनका सौभाग्य उनके साथ था, वरना शिशिर की तरह अनूप भी। मन बहुत कसकता रहता, क्यों हुआ ऐसा। ईश्वर ने एक ही औलाद दी और उनके जिंदा रहते हुए ही छीन भी ली। मौत आनी थी तो उन्हें क्यों नहीं आई। तड़प उठती सरोज। रातों को नींद खट से खुल जाती। कल्पना करती वैन घाटी में गिर रही है, सभी चीख चिल्ला रहे हैं। उनकी हफनी चलने लगती, रक्त का दौरा शिराओं को तोड़ने लगता, सारा शरीर पसीने से नहा जाता, लेकिन हलक सूख जाता। डॉक्टर ने सलाह दी कि वे ध्यान योग की क्लासेस अटेंड कर लें। ध्यान योग, ईश्वर चिंतन, ये तो बड़े बड़े दुखों की अचूक दवा है। सरोज उत्तेजित हो गई। ईश्वर चिंतन, ईश्वर है कहाँ। शिशिर के साथ तो वह भी मर गया, शिशिर के साथ उसका भी दाह कर्म हो गया। कंधों के दबाव के साथ ही उनके कानों में कोई फुसफुसाया, अनूप के बड़े भाई आए हैं, अनूप डीप कोमा में चला गया है। वे झटका खा गई, अपने ही दुख में डूबी। साल बीत जाने का लम्हा लम्हा बटोरती वे सोच भी नहीं पाई थी कि 5 सदस्यों सहित अनूप की लंबी बीमारी का खर्चा झेलते परिवार का ढांचा ही चरमरा गया है, जबकि उन लोगों का आर्थिक पक्ष पहले से ही कमजोर था। शाम को वे राजेश के साथ अनूप को देखने अस्पताल पहुंची। बलिष्ठ शरीर वाला अनूप सूखकर हड्डी का ढांचा मात्र रह गया था, आंखें बंद, जैसे समाधि में लीन हो। धीरे धीरे उसका आधा शरीर सुन्न हो गया था। लेकिन अनूप की माँ यह मानने को तैयार नहीं थी कि उसे कमर से नीचे पैर तक लकवा मार गया है। अनूप के पापा ने बताया कि साल भर से महंगे टेस्ट, महंगी दवाइयाँ, डॉक्टरों की फीस, अस्पताल के कमरे का किराया भरते भरते वे कंगाली की गिरफ्त में आ गए हैं। उन्होंने प्रदेश के आला अफसरों, राजनेताओं से सहायता की अपील की है, लेकिन अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई। दुर्घटना मुआवजा भी नहीं मिला अभी तक। कई चैरिटी संस्थाओं में भी अनुदान की मांग की गई, कुछ ने दिया भी, पर इतना कम जैसे रेत के महासागर में पानी की बूंद। हौसला रखें भाई साहब, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। सरोज ने सूनी आंखों से राजेश की ओर देखा, मानो जता रही हों कि जैसे ही दुर्घटना मुआवजा मिलेगा हम इनकी मदद जरूर करेंगे। पर मजबूरी कि साल भर से केस टंगा है। इधर अनूप की रफ्ता रफ्ता मौत की गिरफ्त में जाती जिंदगी सरोज से देखी नहीं जाती। जब भी वह उससे मिलकर लौटती, उसके चेहरे का सूनापन और सन्नाटे में गूंजती आंखें जहन में कौंधती रहती थी। वक्त भी कैसी चीज है। कहाँ तो वे अनूप के बच जाने पर मन ही मन यह सोचती रहती कि काश शिशिर भी बच जाता। लेकिन अब एहसास होता है मानो अनूप का घर बेबसी का ऐसा खंडहर बन गया है, जिसकी दीवारों के साथ उनकी गुर्बत के जालों की तरह अनूप की कराहें भी लटकी हैं, और लटकी हैं उस घर के हर सदस्य की लाचार सिसकियां। क्या जीवन ऐसा भी होता है? एक दिन पता चला कि अनूप के मम्मी पापा ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर यह मांग की है कि उनके पुत्र अनूप को दया मृत्यु का अधिकार दिया जाए। सुनकर वे सन्न रह गईं, मानो आकाश के गर्भ में छुपी तमाम बिजलियां, उल्काएं उनके ऊपर टूटकर गिर पड़ी हों। यह क्या सुन रही थी वे? जिस अनूप के लिए उन लोगों ने घर की पाई पाई स्वाहा कर दी और जो उनका भविष्य है, उसी की मृत्यु की कामना। सुनकर रहा ना गया। राजेश के साथ भागती हुई अनूप के घर गईं,
तो अनूप की मम्मी उनसे लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। अनूप से मौत का पीड़ादायी इंतज़ार करवाना ठीक नहीं। डॉक्टरों ने भी इनकार कर दिया है, अब उसका इलाज संभव नहीं है। फिर भी जब तक सांस चलती है आस कैसे छोड़ी जा सकती है, सरोज ने कहा। तो क्या करें सरोज जी, अस्पताल के भारी खर्च के साथ उसका तड़पना देखें या घर लाकर रात दिन उसके मुर्दा शरीर की उठती गिरती सांसों को गिनें? सरोज की आंखें डबडबा आईं। वे तो चले गए के लिए साल भर से रो रही हैं, जिंदगी भर रोएंगी, और ये जिंदा बच गए के लिए आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने तो शिशिर का मृत शरीर पहली और अंतिम बार बस चंद घंटों के लिए देखा था। ये तो रोज रोज देख रहे हैं। जो कष्ट और पीड़ा अनूप झेल रहा है, उससे कहीं अधिक कष्ट, कहीं अधिक पीड़ा तो ये दोनों झेल रहे हैं। बेटे के खोने का गम, घर के कंगाली की गिरफ्त में चले जाने का गम, भविष्य के लिए की गई सारी बचत, सारी भविष्य निधि, सारा कीमती जेवर, सब स्वाहा, और कर्ज में बिंधे सो अलग। अचानक उनकी सोच का रुख बदल गया। अचानक उन्होंने स्वीकार कर लिया कि इस रूप में जिंदा बच जाने से तो शिशिर जैसी मौत अच्छी थी। भारी मन से लौटते हुए वे राजेश से बोली, तुम क्या सोचते हो? अब अनूप जिंदगी की ओर तो लौट नहीं सकता। उसके माता पिता ने ठीक निर्णय लिया है। मर्सी किलिंग का अधिकार तो उन्हें मिलना ही चाहिए। राजेश यह सुनकर अवाक थे। तो ये थी हमारी आज की कहानी, अपना अपना नर्क। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।